वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राइटर की जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े नामों में से एक है। गैस हू? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्टैनफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक बिजनेसमैन थे और माँ मेरी आर्टन एक वेल कनेक्टेड फैमिली से आती थी। उनका अर्ली लाइफ के बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की होगी। सिर्फ 18 साल की उम्र में शेक्सपियर ने शादी कर ली एनी हैथवे से, और उनके 3 बच्चे हुए, सुसाना और ट्विंस हैमनेट और जुडिथ। लेकिन शेक्सपियर का असली सफ़र शुरू होता है लंदन में, जहां उन्होंने एक सक्सेसफुल प्लेराइट, पोएट और एक्टर की तरह अपनी पहचान बनाई। 1590s में उन्होंने उनकी राइटिंग कैरियर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और उन्होंने रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ जैसे कई आइकॉनिक प्लेस लिखे। उनकी राइटिंग को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़ और हिस्ट्रीज। लेटर लाइफ में उन्होंने द टेम्पेस्ट और द विंटर्स टेल जैसे ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी लिखे। उनके प्लेस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस, पॉलिटिक्स और फिलोसफी का डीप एक्सप्लोरेशन भी है। इसलिए शेक्सपियर को ना बार्ड ऑफ अवॉन कहा जाता है और उनकी राइटिंग्स नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम मानी जाती हैं। उनका देहांत 23 अप्रैल 1616 को स्टैनफोर्ड अपन एवॉन में हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी ज़िंदा है, जैसे मेरे क्या प्रोफाइल में है, यूट्यूब के प्रोफाइल में है। अब बात करते हैं आज के स्पेशल प्ले की, एज यू लाइक इट। ये एक पास्टरल कॉमेडी है जो 1599 टू 1600 के आसपास लिखी गई थी। ये प्ले एक एडवेंचर, रोमांस और विट से भरी एक कहानी है जो शेक्सपियर की बेस्ट कॉमेडीज में से एक मानी जाती है। स्टोरी का मेन सेटअप एक एन्चेंटेड फॉरेस्ट ऑफ आर्डान में होता है, जहाँ अलग अलग कैरेक्टर्स का एक नया जीवन शुरू करते हैं, प्यार ढूंढते हैं और अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एज यू लाइक इट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। फर्स्ट आता है ऑरलैंडो। सर रोलैंड डी, बॉयज़ का छोटा बेटा, जो अपने बड़े भाई ओलिवर की नफ़रत और इनजस्टिस का शिकार होता है। ओलिवर ऑरलैंडो का बड़ा भाई जो उसके साथ दुश्मनी करता है। फिर आता है जैक्यूस, और ऑरलैंडो और ओलिवर का दूसरा भाई जो फिलोसोफर टाइप है और हमेशा लाइफ के मीनिंग पर सोचता रहता है। अनदर कैरेक्टर इज़ एडम, एक लॉयल सर्वेंट जो ऑरलैंडो की मदद करता है। रोजालिंड, ड्यूक सीनियर की बेटी जो स्टोरी की हीरोइन है और एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और विटी कैरेक्टर है। सेलिया सिलिया रोजालिंड की बेस्ट फ्रेंड और उसके अंकल ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। टचस्टोन, एक कॉट जेस्टर यानी फूल जो हमेशा ह्यूमरस और विटी कमेंट्स करता है। ड्यूक सीनियर रोजालिंड के फादर जो एग्जाइल में है और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। ड्यूक फ्रेडरिक उनका छोटा भाई जो उनको पावर से हटाकर खुद ड्यूक बन गया है। और सिल्वियस एंड फेवे, 2 सफ़र्स जिनकी लव स्टोरी भी एक इम्पॉर्टेंट सब प्लॉट है यहाँ पे। ऑड्री एंड विलियम दोनों कंट्री साइड के कैरेक्टर्स हैं जो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। हाइमन, ग्रीक माइथोलॉजी का गॉड ऑफ मैरिज, जो प्ले के एंड में सबको यूनाइट करता है। इस प्ले का एक बड़ा थीम है डिस्ग्यूज और आइडेंटिटी है। रोजालिंड एक लड़के ज्ञानमेड का भेस लेकर लेती है और इसी तरह काफ़ी ट्विस्ट और फनी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो दोस्तों, ये था शेक्सपियर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और एज यू लाइक इट का कैरेक्टर्स का एक ओवरव्यू। अभी हम डिस्कस करते हैं एज यू लाइक इट का एक्ट 1 का थोड़ा समरी देख लेते हैं ताकि हमें स्टोरी समझ में आए। फिर एक्ट 2 का सीन 1 से लेके सीन 6 तक हम सब कुछ थोड़ा समरी के हिसाब से देख लेंगे। फिर 7 जो कि आपका सिलेबस में है, एक्ट 2 7 सीन का, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एज यू लाइक इट के एक्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट सीन। ये सीन 1 है, एक्ट 1 की सीन 1, और ये सीन प्ले के शुरुआत में आता है जिसमें ऑरलैंडो और उसके बड़े भाई ओलिवर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र होता है और एक रेसलिंग मैच की तैयारी दिखाई जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ओलिवर और ऑरलैंडो भाई है, लेकिन ओलिवर अपने छोटे भाई से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ओलिवर एक सेल्फिश और जेलस इंसान है जो चाहता है कि ऑरलैंडो की लाइफ बर्बाद हो जाए।
और इस वजह से जब उसने उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो वेस्टलिंग मैच में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो वो सीक्रेटली वेस्टलर चार्ल्स को वार्न करता है, करने आता है कि अब देखो, चार्ल्स एक फेमस वेस्टलर है जो ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में फाइट करता है। जब ओलिवर से उसकी मुलाकात होती है तो वो उसे पूछता है, क्या तुम कल नए दुख के सामने वेस्टलिंग नए नए ड्यूक के सामने रेसलिंग मैच लड़ने वाले हो क्या, बोल के। तो ओलिवर के जवाब देने पर चार्ल्स एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है कि उससे पता चला कि ऑरलैंडो उसे बिना किसी को बताए फाइट करने आने वाला है। वो ओलिवर को वार्न करता है कि ऑरलैंडो बहुत यंग है और अगर वो उससे टकरा गया तो उसका कोई भी अंग तोड़ने के बिना तोड़ने के बिना नहीं बचेगा। और ये चार्ल्स को ऑरलैंडो के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए वो ओलिवर से कहता है कि अगर हो सके तो वो अपने भाई को रोक ले, वरना मैच के दौरान वो उससे बहुत बुरी तरह हरा देगा। लेकिन अब देखो, ओलिवर ऑरलैंडो की चिंता करने के बजाय चार्ल्स को और भड़का देता है। ओलिवर उसे कहता है, मुझे खुद पता था कि मेरा भाई ये मैच लड़ने वाला है। मैंने उससे समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। कानून तो वो फ्रेंड्स के सबसे ज़िद्दी लड़का है। सच कहूँ तो वो फ्रेंड्स के सबसे ज़िद्दी लड़का है और वो हर किसी से जेलस होता है और मुझे भी पसंद नहीं करता। वो अंदर से एक विलन है, एक खतरनाक इंसान जो किसी भी तरह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ओलिवर तो यहाँ तक कह देता है कि अगर चार्ल्स चाहे तो ऑरलैंडो का सर तोड़ दे या उसकी जान ले ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कहना है कि ऑरलैंडो अगर हार गया तो वो बदला लेने के लिए या तो पॉइज़न यूज़ करेगा या किसी और तरीके से चार्ल्स की जान लेने की कोशिश करेगा। ओलिवर का ये सब कहना सिर्फ एक झूठ था ताकि चार्ल्स ऑरलैंडो के अगेंस्ट हो जाए। जब चार्ल्स ये सब सुनता है तो वो डर जाता है और कहने लगता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमसे ये बात पूछी। अब अगर ऑरलैंडो कल मैच में आता है तो मैं उसे ज़रूर हराऊंगा और उसको उसकी आदत या फिर उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार हूँ, बोल के। जैसे ही चार्ल्स चला जाता है, ओलिवर एक और ख़तरनाक बात कहता है, अब मैं अपने भाई को मैच के लिए और प्रवोक करूँगा। मुझे पता है कि लोग ऑरलैंडो को पसंद करते हैं पर ये रेसलिंग मैच सब कुछ बदल देगा। यानी ओलिवर चाहता है कि ऑरलैंडो मैच में बुरी तरह हारे, लोग उसकी इज्जत ना करें और शायद उसकी जान भी चली जाए। तो ये सीन में हम देखें कि हम देखते हैं कि कैसे एक भाई दूसरे भाई के लिए नफ़रत और जेलसी रखता है। ओलिवर एक विलन है जो चाहता है कि ऑरलैंडो अपनी इज्जत खो दे या मर जाए। दूसरी तरफ चार्ल्स एक वेस्टलर है जो न्यूट्रल है, लेकिन ओलिवर के झूठे शब्दों की वजह से ऑरलैंडो के अगेंस्ट हो जाता है। ये सीन हमें दिखाता है कि जेलसी और हेटेड इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। अभी हम सीन 2 की बात करते हैं। सीन 2 में एज यू लाइक इट का सीन 2 में प्ले का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ रोजालिंड और सिलिया जो बेस्ट फ्रेंड से एक दूसरे से बात कर रही है। सिलिया जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, रोजालिंड को खुश देखना चाहती है, लेकिन रोजालिंड थोड़ी उदास है क्योंकि उसके पिता ड्यूक सीनियर को उनके भाई फ्रेडरिक ने बैनिस कर दिया है। और सिलिया उसको तसल्ली देती है कि जब उसके पिता मर जाएंगे तो वो रोजालिंड को सारी प्रॉपर्टी वापस दे देगी। फिर दोनों दोस्त मस्ती मजाक करते हैं और सोचती है कि कौन सा नया मनोरंजन करे, कौन सा नया एंटरटेनमेंट करे। वो सोचती है कि क्या प्यार करना एक अच्छी एंटरटेनमेंट हो सकती है। फिर वो किस्मत के इनजस्टिस पर मजाक करने लगती है कि कैसे कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता। इस बीच टचस्टोन ठीक है, एक क्लाउन है, एक जॉकर टाइप का है, एंटर करता है और अपनी मस्ती भरी बातें करता है। वो एक नाइट की बात करता है जो अपनी इज्जत की कसम खाकर झूठ बोलता है और ये दिखाता है कि दुनिया में लोग कैसे डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। तभी ली बियो एंटर करता है और बताता है कि एक ज़बरदस्त रेसलिंग मैच चल रहा है जिसमें चार्ल्स ड्यूक का वेस्टलर 3 भाइयों को एक के बाद एक हरा चुका है। और रोजालिंड और सिलिया को लगा कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट मिस कर दिया। लेबियो को कहने पर वो दोनों देखने का डिसाइड करती हैं।
ड्यूक फ्रेडरिक जो सिलिया के पिता है वेस्टर्न मैच देख रहा होता है। ऑरलैंडो जो एक यंग और नॉवल लड़का है चार्ल्स से फाइट करना चाहता है। ड्यूक उसको मना करने की कोशिश करता है क्योंकि चार्ल्स बहुत ताकतवर है, लेकिन ऑरलैंडो ना नहीं मानता। रोजालिंड और सिलिया भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑरलैंडो तय है कि वो फाइट करेगा। वो कहता है कि उसके दिमाग में कोई नहीं है और अगर वो हार भी गया तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैच शुरू होता है और सबके सरप्राइज के लिए ऑरलैंडो जीत जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक पहले तो इम्प्रेस होता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयस के बेटे हैं, जो ड्यूक सीनियर का सपोर्टर था, उसका बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। वो ऑरलैंडो से डिसअपॉइंट हो जाता है और उसको अच्छा कहने से ना इनकार कर देता है। रोजालिंड, जिससे ऑरलैंडो पसंद आ गया है, उसको एक चेन गिफ्ट देती है। ऑरलैंडो रोजालिंड से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी इमोशन उसके वर्ड्स को रोक देती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। लेबियो फिर ऑरलैंडो को वार्न करता है कि ड्यूक फ्रेडरिक उस पर गुस्सा हो गया है और उसको तुरंत वहाँ से चला जाना चाहिए। ऑरलैंडो ये बात मान लेता है, लेकिन उसके दिल में रोजालिंड के लिए नए इमोशंस आ चुके होते हैं। सीन का एंड उसके ही डायलॉग से होता है, बट हेवनली रोजालिंड, मतलब अब उसका मन सिर्फ रोजालिंड की तरफ खींच रहा है। तो रोजालिंड और सिलिया की दोस्ती स्ट्रॉन्ग है और ऑरलैंडो एक नोबल और ब्रेव लड़का है जो अपनी ताकत दिखाता है। ड्यूक फ्रेडरिक पावर हंग्री है और जल्दी जेलसी फील करता है। रोजालिंड और ऑरलैंडो का लव एट फर्स्ट साइट यहाँ हिंट किया गया है। टचस्टोन और लिबियो कॉमिक रिफ्लिक एक रिलीफ ऐड करते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सीन जो कि एक्ट 1 सीन 2 में प्रेजेंट है। अभी सीन 3 स्टार्ट होती है। एक्ट 1 की सीन 3 सीन की शुरुआत होती है सिलिया और रोजालिंड के बीच एक हल्की फुल्की बातचीत से। सिलिया रोजालिंड से पूछती है कि वो इतनी उदास क्यों है, लेकिन रोजालिंड मजाक में कहती है कि उसके पास एक भी शब्द किसी कुत्ते को देने लायक नहीं है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा दुख और विचलित महसूस कर रही है। सिलिया मजाक करते हुए कहती है कि अगर रोजालिंड अपने दुख की वजह से ऐसी ही बातें करती रही तो दोनों बेहद उदास हो जाएंगी। रोजालिंड ये भी एक्सेप्ट करती है कि ये उदासी सिर्फ उसके पिता के बैनिसमेंट की वजह से नहीं, बल्कि ऑरलैंडो के लिए भी है, जो उसका प्यार है। ये हिंट देता है कि रोजालिंड ऑरलैंडो से प्रेम कर बैठी है। सिलिया ये सुन के मजाक करती है कि सिर्फ इस वजह से प्यार मत करो क्योंकि तुम्हारे पिता उसके पिता को पसंद करते थे। पर रोजालिंड कहता है कि ऑरलैंडो इस लायक है कि उसे प्रेम किया जाए। जब दोनों कज़न्स बात कर रहे होते हैं तभी ड्यूक फ्रेडरिक अपनी सभा के साथ वहाँ आता है। वो रोजालिंड से कहता है कि वो बैनिस्ड या फिर देश निकाला है और उसके 10 दिन के अंदर कोर्ट से 20 माइल दूर चले जाना होगा, नहीं तो उसकी मौत होगी। रोजालिंड हैरान हो जाती है और ड्यूक से पूछती है कि उसने ऐसा क्या गलत किया। ड्यूक फ्रेडरिक का जवाब आता है कि उसे रोजालिंड पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो अपने पिता की बेटी है। ये सुनकर रोजालिंड अपनी सफाई देती है और कहती है कि अगर उसके पिता को देश निकाला मिला था तो ये उसकी गलती नहीं है। क्या गद्दारी वंश में मिलती है? ये सवाल करके वो अपनी निर्दोषता को दिखाना चाहती है। फिर सिलिया भी अपने पिता से आर्ग्यू करती है और कहती है कि अगर रोजालिंड गद्दार है तो वो भी गद्दार है। वो अपनी सच्ची दोस्ती का क्या बोलते हैं, वो प्रूफ देती है और रोजालिंड के साथ छोड़ने से मना कर देती है। पर ड्यूक उसकी बात नहीं मानता और रोजालिंड को कोर्ट छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही ड्यूक चला जाता है सिलिया और रोजालिंड सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। सिलिया अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी माँ बाप की ज़िंदगी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि अगर रोजालिंड को बैनिस किया गया है तो वो भी उसके साथ जाएगी। रोजालिंड सजेस्ट करती है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चलते हैं, वहाँ उसके पिता ड्यूक सीनियर हैं। पर सिलिया इस बात से चिंतित होती है कि 2 लड़कियों का इतना दूर अकेले सफ़र करना सुरक्षित नहीं होगा। तभी रोजालिंड एक नए वेश रखने का प्लान बनाती है। रोजालिंड एक लड़के का वेश धारण करेगी और अपने नाम ज्ञान मेड रखेगी। फिर सिलिया एक गरीब लड़की का वेश धारण करेगी और अपना नाम एलियाना
रखेगी। ये दोनों इस तरह अपनी असली पहचान छुपाकर फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन तक सुरक्षित पहुंच सकती है। सिलिया फिर सजेस्ट करती है कि टचस्टोन जो एक कॉर्ट का जेस्टर है उसे भी साथ ले चले, क्योंकि उसकी मज़ेदार बातें उसके उनके सफ़र को आसान बना सकती है। रोज़ालिंड इस बात पर सहमत हो जाती है और दोनों मिलकर अपने सफ़र की तैयारी करने लगती है। सीन यही समाप्त होती है। फिर हम एक्ट 2 में पहुंचते हैं। एक्ट 2 की सीन 1 द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में स्टार्ट होती है। ये सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है एज यू लाइक इट प्ले का। यहाँ हम ड्यूक सीनियर को देखते हैं जो एग्जाइल में है, अपने कुछ लॉयल फॉलोअर्स के साथ फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ड्यूक सीनियर एक फिलोसॉफिकल मूड में है और कह रहे हैं कि कोर्ट लाइफ फेक और डेंजरियस होती है, जबकि ये जंगल लाइफ सिंपल और पीसफुल है। उनका कहना है कि यहाँ बस प्लेंटी ऑफ आडम है और मतलब नेचर की हार्डशिप जिसमें ठंडा लगती है, पर ये सच और नेचुरल है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसका मतलब है कि मुसीबत भी एक तरह से अच्छी होती है, जैसे एक अगली टोड के सिर पे एक प्रेसियस ज्वेल होता है, एक अगली फ्रॉग के सर पे एक ज्वेल होता है। ऐसे ही एक लाइन है ये। वो कह रहे हैं कि ट्रीज बुक्स है, ब्रुक स्ट्रीम्स, ये जो ब्रुक्स होते हैं स्ट्रीम्स एक किताब जैसी है और हर जगह कुछ सीखने को मिलता है। उसी वक्त एक लॉर्ड बताता है कि जैक्यूस जो एक मेलनखोलिक उदासी भरा इंसान है, एक इंज्यूर्ड डियर को देखकर बहुत इमोशनल हो गया। उसने कहा कि ये डियर जैसे कि एक बैंकरप्ट इंसान जैसे सोसाइटी इग्नोर कर रहती है। जैक्यूस इंसानों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि हम उसूरपर्स और टायरेंट्स है जो बेचारे एनिमल्स को मार रहे हैं, उनके उनके ही घर में उनको मार रहे हैं। फिर सीन 2 स्टार्ट होता है। ड्यूक फ्रेडरिक का प्लेस जो पैलेस है, अब हम वापस पैलेस शिफ्ट होते हैं जहाँ ड्यूक फ्रेडरिक बहुत गुस्से में है क्योंकि रोजालिंड और सेलिया गायब है। वो सोचता है कि किसी ने ज़रूर उनकी हेल्प की होगी। एक लॉर्ड बताता है कि सिलिया की मेड हेस्पेरिया ने सुना था कि दोनों लड़कियाँ ऑरलैंडो के वेस्टलिंग स्किल्स की तरफ उसकी तरफ स्किल की तरफ कर रही थी। इससे ड्यूक जा रही थी उस तरफ और इससे ड्यूक ना फ्रेडरिक को शक होता है कि ऑरलैंडो इससे मिला हो सकता है बोल के इस गैंग के चक्कर में रोजालिंड और सिलिया के गायब होने के लिए ये मदद किया होगा बोल के वो सोचता है। तो वो फैसला करता है कि ऑरलैंडो के भाई ओलिवर को बुलाता है और ताकि वो ऑरलैंडो को ढूंढने में मदद करे। फिर सीन 3 स्टार्ट होता है, ऑरलैंडो और एडम का भागना। यहाँ हम देखते हैं कि ऑरलैंडो के ओल्ड सर्वेंट एडम एडम उसको वार्न करता है कि उसका बड़ा भाई ओलिवर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। ओलिवर उसका घर जला देना चाहता है या किसी और तरीके से उसको ख़त्म करने की सोच रहा है। एडम बहुत ही इमोशनल हो जाता है और ऑरलैंडो से कहता है कि यहाँ मत रहो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। ऑरलैंडो परेशान है कि अगर वो यहाँ नहीं रहा तो कहाँ क्या करेगा। वो क्या क्या वो सड़क पे भटक के भीख मांगेगा, क्या वो चोर बन जाएगा। पर एडम एक बहुत टचिंग मोमेंट क्रिएट करता है जब वो अपनी पूरी 500 क्राउन्स की सेविंग ऑरलैंडो को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो बोल के। फिर वो ऑरलैंडो आदम की लॉयल्टी और होनेस्टी से बहुत इमोशनल हो जाता है। वो मानता है कि नए ज़माने के लोग सिर्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं, पर आदम जैसे पुराने ज़माने के लोग ड्यूटी और लॉयल्टी के लिए काम करते हैं। ऑरलैंडो फाइनली फैसला करता है कि वो आदम के साथ चलेगा और कोई एक नया लाइफ का सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो ये सीन हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है कि एक तरफ फॉरेस्ट के पीसफुल लाइफ जिसमें ड्यूक सीनियर फिलोसॉफिकल और कंटेंट है, और दूसरी तरफ कोर्ट की डेंजरियस लाइफ जिसमें ड्यूक फ्रेडरिक और ओलिवर जैसे लोग गुस्से और जेलसी से भरे हैं। इसके साथ हमने लॉयल्टी और गुडनेस का एग्जाम्पल एडम के कैरेक्टर्स में मिलता है, जो एक ओल्ड सर्वेंट होकर भी अपने मास्टर के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। तो ये था एक्ट 1 का सीन 1, सीन 2 और सीन 3 हमने डिस्कस कर दिया। अभी सीन 4, सीन 5, सीन 6 एक समरी देख लेंगे, फिर सीन 7 का डिटेल्ड हम देख लेते हैं। तो पहले सीन में 1, 2 एंड 3 में हमने देखा कि रोजालिंड सिलिया और उनका कोर्ट जैसे टचस्टोन जंगल में पहुंच गए हैं। रोजालिंड ने एक लड़की का भेस ले रखा है और सिलिया एक सफेडिस की तरह दिख रही है, जो बेल बकरी चराते हैं ना, वैसे एक सफर्ड की तरह वो अपनी भेस ले रखी है।
दोनों थक चुकी है और रोज़ालिंड कह रही है, ओ जुपिटर हाउ वेरी आर माई स्पिरिट्स, मतलब हे भगवान मैं कितनी थक गई हूँ। पर टचस्टोन जो एक कॉमिक कैरेक्टर है कहता है, आई केयर नॉट फॉर माई स्पिरिट्स इफ़ माई लेग्स वेर नॉट फेरी, मतलब मुझे अपनी फीलिंग्स की चिंता नहीं, बस अब पैर दुख रहे हैं, मुझे अपने फीलिंग्स की चिंता नहीं, बस मेरे पैर दुख रहे हैं। यहाँ हमें कॉमेडी और स्ट्रगल दोनों दिखाई देती है। रोज़ालिंड लड़के का भेस में है पर उसका मन है कि वो लड़की की तरह रोए। सिलिया कह रही है कि उसे और आगे नहीं चला जा रहा। तभी टचस्टोन अपनी हमेशा की फ़नी बात करता है कि वो सिलिया को उठाकर नहीं ले जा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। फिर वो सब सोच रहे होते हैं कि ये कौन-सा जगह है और रोज़ालिंड कहती है, वेल दिस इज़ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जिसमें टचस्टोन मज़ाक में बोलता है, नो एम आई इन आर्डन द मोर फुल आई, मतलब हाँ, अब मैं आर्डन में हूँ पर ये कितनी बेकार जगह है। अब सीन 4 स्टार्ट होता है और अब हमारी कहानी में 2 नए कैरेक्टर्स आते हैं, कॉरिन और सिल्वियस। कॉरिन एक एक्सपीरियंस्ड सफ़र्ड है और सिल्वियस एक यंग लवर जो अपनी बिलव्ड फेवे से बहुत प्यार करता है। वो कॉरिन से कहता है कि ओ दाउ डिस्टेस्ट देन नियर लव सो हार्टली, मतलब अगर तुम्हें कभी प्यार में पागलपन नहीं महसूस हुआ तो तुम्हें कभी सच में प्यार नहीं किया। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है जिसमें सिल्वियस कह रहा है कि प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते और यही रोज़ालिंड को रियलाइज़ होता है कि उसका भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। फिर रोज़ालिंड और सिलिया कॉरिन से पूछते हैं कि क्या उनके पास खाने के लिए कुछ है। कॉरिन कहता है कि वो सिर्फ एक नौकर है और खुद कुछ नहीं है, पर उसका मालिक अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। रोज़ालिंड तुरंत सोचती है कि वो सिलिया के पैसे से ये जगह खरीद सकती है, तो वो कॉरिन से कहती है, आई प्रे दी इफ़ इट स्टैंड्स विथ ऑनेस्टी बट दाओ द कॉटेज पास्चर एंड द फ्लॉक। और सिलिया भी एग्री कर लेती है, मतलब अब रोज़ालिंड और सिलिया फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपना एक नया घर बनाने वाली है। फिर सीन 5 स्टार्ट होता है और इस सीन में हम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं जो एक लॉर्ड अमियंस गा रहा हो, अंडर द ग्रीन ओ ट्री लव्स टू लाई विद मी। ये गाना एक पीसफुल लाइफ की बात करता है जिसमें सिर्फ प्रकृति और आज़ादी है, पर हमारे यहाँ मेलनकॉलिक फिलोसोफर जैक्यूज इस गाने से और ज़्यादा उदास हो जाता है। उसे मेलनकॉलिक रहना पसंद है और वो कहता है, आई कैन सक मेलनकॉली आउट ऑफ अ सॉन्ग एज अ विजल सक्स एग, मतलब मैं किसी भी चीज़ से उदासी निकाल सकता हूँ जैसे विजल अंडा खा लेता है। जेकस एक डीप थिंकर है और वो दुनिया के फ्लोज देखना चाहता है। ये हमें शेक्सपियर के फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ का एक मज़ेदार एग्ज़ाम्पल देता है। फिर आता है सीन 6। अब इस सीन में हम हमारे ऑरलैंडो और उसके वफ़ादार सेवक आदम की एंट्री होती है। ये जो पूर आदम है बहुत थक गया है और भूख से मरने वाला है। वो कहता है, डियर मास्टर आई कैन गो नो फर्दर, ओह आई डाई फॉर फूड। पर ऑरलैंडो एक आइडियल हीरो की तरह उसे समझाता है कि हिम्मत रखनी चाहिए। वो आदम से कहता है, फॉर माई सेक बी कंफर्टेबल, होल्ड दैट अ वाइल एट द आर्म्स एंड, मतलब मेरे लिए थोड़ा और रुक जाओ, मैं खाना ढूंढ लूँगा। ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है जिसमें नौकरी और एक मालिक के बीच की सच्ची दोस्ती दिखाई देती है। ऐसा ऐसे यूजुअली नहीं होता कि मालिक और ऐसे सर्वेंट के बीच एक इमोशनल कनेक्शन हो, बट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो ऑरलैंडो आदम के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर पाएगा, या क्या रोज़लिंड और सिलिया जंगल में सेफ रहेगी? यही हम आगे के सीन में देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। कल हम अभी हम देखें और एक पार्ट में मैं और एक पार्ट बनाऊंगी सीन 7 के लिए। क्या पता आप लोगों को ये सब जानना ही ना हो, एक्ट 1 एक्ट 2 की सीन 6 तक आपको जानना ही ना हो तो क्या करें, आप वीडियो ही नहीं देखोगे। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, ये एक ही पार्ट हो गया, एक्ट 1 की 1 2 3 सीन और एक्ट 2 की 1 to 6, ये पूरा टोटल सीन है जो कि एक्चुअली एक बैकग्राउंड सर्व करती है फॉर द सीन 7 जो कि आपके सिलेबस में है। तो आई विल ऑल्सो अपलोड वीडियो फॉर दिस एंड अनदर वीडियो, एक स्पेशल वीडियो लेके आ रही हूँ मैं एक्ट 2 सीन 7 के लिए। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, थैंक यू।